नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला क्लासेज के डिजिटल मंच पर। मैं राम चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और बात करने वाला हूं आपकी राजस्थान की प्यारी सी नदी, जो आपके राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है, जिसको अपन नित्य वाहिनी, चरवणवती, वर्ष वाहिनी के रूप में जानते हैं। मध्य प्रदेश से निकलती है, अर्थात नाम है उसका चंबल नदी। और चंबल नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का काम कर रहा हूं सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो टिक करके देखना है, सील पैड लगा लीजिएगा। आज आपको पता लगेगा कि चंबल नदी और चंबल बेसिन जो है वो आखिर में है क्या। चंबल नदी चंबल बेसिन का निर्माण कैसे करती है, जिन बीहड़ों के हम लोग बात करते हैं वो बीहड़ हमारे किस किस तरीके से बनते हैं, तो उन सारी चीजों की बात कर रहा हूं। तो एक नजर सब कवर सबको देखना है। तो चलिएगा, देरी नहीं करनी है। आप लोगों को आज चंबल नदी बिल्कुल रटा करके मानूंगा। एक A to Z आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सबको सामने लेके आ रहा हूं। चलिएगा, आप लोग देखिएगा कि यहां पर एक डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है, क्योंकि दोस्तों आपके सामने जब बनाऊंगा तो क्या टाइम लग जाएगा 15 मिनट में? होगा ही नहीं सर। आपको होगा सब टाइम ज्यादा लग रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिएगा, मैं चालू करने वाला हूं। शर्त वही रहने वाली है, सीट बेल्ट लगा लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि भाई साहब, जिस पॉइंट पर मैं पेन रखता हूं, पेन रखूंगा, वही पॉइंट आप लोगों को देखना है, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है। सुनना ध्यान से। यहां पर आपकी एक पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। बोलो कौन सी भाई? ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मिलेगी। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर एक पहाड़ियां मिलती है जिनका नाम है जनापाब की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बताओ? जनापाब की आपके पहाड़ियां मिलेंगी। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर जनापाब की पहाड़ियां आप लोगों को मिलती है। और जनापाब की पहाड़ियों से निकल करके ये नदी इस तरीके से बहती हुई आती है। और यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चौरासीगढ़। बोलो क्या पड़ता है? चौरासीगढ़ आप लोगों के पड़ता है। और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, चौरासीगढ़ कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर ये नदी जो है वो प्रवेश कर जाती है। बोलो क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गई? अब राजस्थान के अंदर जैसे ही इस नदी ने प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में यहां चित्तौड़गढ़, पहला जिला कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़ हो गया। दूसरा जिला है कोटा, कोटा के बाद में बूंदी है, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद में करौली है, करौली के बाद में धौलपुर जिला आप लोगों को मिलता है। मतलब राजस्थान के 6 जिले। बोलो कितने जिले? 6 जिलों के अंदर बहती है। दोबारा से रिवाइज करना है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और धौलपुर से ये उत्तर प्रदेश के अंदर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में जाकर के अपना जल विलीन कर लेती है। तो ये तो हो गया इस नदी का प्रवाह। अब सब नदी के अंदर और क्या क्या चीज मिलेंगी। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, किसी भी नदी का प्रवाह क्षेत्र हमको पता चल गया, उद्गम कहां से हुआ, मोहाना कहां पर है वो पता चल गया, जिले कौन से हैं वो हमको पता चल गया। तीसरी बात आती है बांधों की। और बांधों की बात करें तो चंबल परियोजना के अंतर्गत बांध बनाए गए। भाई चंबल परियोजना क्या है सर? तो चंबल परियोजना को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा गौर से। यह भी मैंने तैयार कर रखा है। चंबल परियोजना 1953-54 के अंदर चलाई गई थी, ये आपको पता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जिसमें राजस्थान का 50% और मध्य प्रदेश का भी कितना है? 50% है। लेकिन माही परियोजना के अंदर 45-55% का हिस्सा है। ये दोनों याद रखना है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट आप लोगों को मिलती है। और इसका जो निर्माण है, किसका? चंबल परियोजना का। चंबल नदी पर जितने भी बांध बने हुए ना, उसका जो निर्माण है ना, वो निर्माण आप लोगों के 3 चरणों के अंदर हुआ। और सब 3 चरण कौन कौन से थे? तो मतलब कहने का पहला चरण, फेज फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, या गांधी सागर बांध है मंदसौर एमपी के अंदर, मतलब राजस्थान में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बांध है गांधी सागर बांध, जो सबसे बड़ा बांध है चंबल नदी पर, सबसे बड़ा जो बांध है, सबसे बड़ा जो बांध है ना, सबसे बड़ा जो बांध है वो दोस्तों कहां पर है? मंदसौर के अंदर है। ये आपको याद रखना। और 1959 के अंदर आपके बना। दूसरा, इसी चरण के अंदर एक कोटा बैराज बनाया गया, और कोटा जिले के अंदर 1960 के अंदर। और इसका कैचमेंट एरिया जो है ना, कैचमेंट जो एरिया है, कैचमेंट जो एरिया आप लोगों को मिलेगा ना, वो कैचमेंट एरिया ज्यादा मिलता है देन किसके? अन्य बांधों के। दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। यहां चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, और 1970 के अंदर बनाया गया, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर था। इसके बाद में दोस्तों फेज थर्ड के अंदर आपके जवाहर सागर बांध बने 1972 के अंदर। और ये कहां पर है? कोटा जिले के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। और ध्यान रखना, जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। लेकिन जो राणा प्रताप सागर बांध है ना, जल भराव क्षमता की दृष्टि से, किससे भाई? जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चंबल परियोजना आपको पता चल गई। अब सर बांधों का क्रम क्या होगा? हमसे क्रम से क्वेश्चन पूछता है। आप चाहे किसी भी स्तर की तैयारी करें ना, क्रम से आपके क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्रम कैसे है वो समझना एक बार, है ना। चलेगा, यहां दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं कहां? मतलब यहां से मैं लेकर के चल रहा हूं आप लोगों के। सबसे पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध है, मंदसौर एमपी के अंदर आप लोगों को बना हुआ है। तो ये मंदसौर आप लोगों को आ जाएगा, मंदसौर एमपी है।
ये आपके गांधी सागर बांध है। राणा दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। फिर है जवाहर सागर बांध, पहले जवाहर सागर आएगा जो कोटा बांध भी कहते हैं, और फिर है आपके कोटा बैराज। ये आपको याद रखना है। तो पहले गांधी सागर, बोलो मेरे साथ बोलना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। मुहाने से उद्गम की ओर पूछ ले, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। उद्गम से मुहाने की ओर पूछ ले तो यहां कौन सा हो जाएगा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और आपके कोटा बैराज। बोलो क्लियर है। इस नदी का यहां पर तो है ये दाहिना भाग और यहां पर क्या है, बायां भाग, मतलब एक तरफ दायां भाग है एक तरफ बायां भाग है। इस दाएं भाग की बात करूं दोस्तों, सुनना ध्यान से, एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। बोलो कौन सी नदी, काली सिंध नदी है। और काली सिंध नदी देवास एमपी के बागली गांव से निकलती है और यहां से निकल करके दोस्तों ये नदी जाकर के कोटा जिले के समीप जाकर के अपना जल किसमें मिला देती है, चंबल नदी में मिला देती है। इस नदी पर यहां पर आपके कोटा जिले के अंदर ही आप लोगों के एक बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम है नवनेरा बैराज। नवनेरा आप लोगों के बांध बनाया जा रहा है, बैराज बनाया जा रहा है, जो अभी ईआरसीपी राम जल सेतु लिंक नहर में काम आने वाला है। सबसे प्रमुख आप लोगों के बांध रहने वाला है। दूसरी बात करें, इस नदी की, काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है आहू नदी, जिसका उद्गम भी एमपी से ही होता है। और इन दोनों नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर बना हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी एक सहायक है परवन नदी, और परवन पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिनका नाम है परवन सिंचाई परियोजना, आप लोगों को मिलेगी, जो आपके 12 जिले के अंदर चल रही है। इसके बाद में यहां पर एक पार्वती नदी है, एक आपके सीप नदी है, एक आपकी कूरू नदी है। ये नदियां इसके दाहिनी ओर से मिलती हैं। इन नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे यही पूछेगा कौन सी नदी दाईं ओर की है, कौन सी बाईं ओर की है। परवन नदी किसकी सहायक नदी है, आपकी सीप नदी किसकी सहायक नदी है, आपकी कूरू नदी किसकी सहायक नदी है। इसकी बाईं ओर की नदियों की अगर बात करें तो यहां पर एक नदी निकलती है जिसका नाम है गुंजाली नदी, और गुंजाली नदी एमपी से ही आती है, एमपी से निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है। यहां बेंगू हरिपुरा गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, और यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। एक भीलवाड़ा जिले से निकलती है मेज नदी, एक आपके भीलवाड़ा से ही कुराल नदी निकलती है, एक आपके चाकण नदी बूंदी जिले से निकलती है और बूंदी में ही इस चंबल नदी मिल जाती है। और ये आपकी बनास नदी जो खमनौर की पहाड़ियों से आती है, सबसे बड़ी नदी है जिसकी किसकी भाई, चंबल नदी की। ये आपको पता है। अच्छा एक चीज बताता हूं, सुनना ध्यान से, अगर पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लेना। चंबल नदी का उद्गम मैंने बता दिया, चर्मणवती, नित्य वाहिनी, मालव गंगा, वर्ष वाहिनी इसको कहते हैं। कामधेनु नदी इसे कहते हैं, काफी बार पूछ सकता है राजस्थान में कामधेनु नदी किसको कहते हैं। अच्छा कुल लंबाई 965 किलोमीटर 966 किलोमीटर मिलती है आप लोगों को। राजस्थान के अंदर 135 किलोमीटर मिलती है, लेकिन वर्तमान जो नवीनतम लंबाई आ रही है ना, वो लगभग 1051 किलोमीटर आपको मिल रही है। और जो राजस्थान के अंदर लंबाई है 322 किलोमीटर की संदर्भ में आप लोगों को मिल रही है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, आप लोगों को पता है, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से ये मानी जाती है, पूरा प्रभा क्षेत्र है इसका। इस नदी की अगर बात करें अपन लोग तो ये क्या करती है, मतलब गहरे गहरे गार्जों का, यहाँ बूंदी जिले के समीप गहरे गार्जों का निर्माण करती है। और गार्जों में तेजी से बहने के कारण, गार्ज मतलब होते हैं गड्ढे, उन गड्ढों में तेजी से बहने के कारण इसको वाटर सफारी कहते हैं। आपके घड़ियाल हो, आपके मगरमच्छ हो, इनकी शरण स्थली कहलाती है। या गांगे सूस इसके अंदर पाए जाते हैं, जो आपके जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मिलता है, जो आपके शुद्ध पानी के अंदर ही निवास करता है। चंबल नदी पर राजस्थान की जीवन रेखा आधार है। चंबल नदी के बेसिन में जलोढ़ मृदा का विस्तार आप लोगों को मिलता है। चंबल नदी पर यहां कोटा जिले के अंदर, वो किस जिले के अंदर, कोटा जिले के अंदर एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। हैंगिंग मतलब झूलता हुआ पुल है, यह झूलता है, ऐसा लगता है वो झूलता है। तो यहाँ हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, लगभग 1.44 किलोमीटर का आप लोगों को NH 27 पर आप लोगों को बना हुआ है, जिसका उद्घाटन 2017 में उदयपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ये भी आप लोगों को पता है। और राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज आप लोगों के कहां पर बनाया गया है, चिखली डूंगरपुर के अंदर आप लोगों को बनाया गया है, ये भी आप लोगों को पता है। सवाई माधोपुर कोटा से निकलती ये नदी क्या करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। और अवनालिका अपर्दन करती है तो क्या क्या होगा, अवनालिका अपर्दन होने के साथ साथ दोस्तों यह है जो मतलब कहने का मिट्टी जो है, उस मिट्टी को अपर्दित करने का काम करती है। और अपर्दित करेगी तो डांग क्षेत्र का बनता है। और डांग क्षेत्र को आपको पता है ना, बीहड़ या डांग क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली के रूप में हम लोग जानते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर है क्या। अभी राजस्थान के अंदर ईआरसीपी या फिर कह सकते हैं राम जल सेतु लिंक नहर के माध्यम से चंबल व इसकी सहायक नदियों को जोड़ करके, और हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों को पेयजल आपूर्ति करवाने, सिंचाई हेतु जल आपूर्ति करवाने के लिए एक परियोजना बनाई जा रही है। इसमें नवनेरा बैराज है, ईसरदा बांध है, नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है जिससे हम पानी को इकट्ठा कर सकें। तो ये सारी चीज जो मुख्य मुख्य पॉइंट है इसके अंदर मैंने बता दिए हैं। जो आपके किसी भी सहायक नदी को आप लोगों को नाम याद रखना है, उसका उद्गम स्थल दे रखा है तो वो याद रखना है, और कोई बांध है तो वो भी आपको याद रखना है। लेकिन सर हमारे दिमाग के अंदर एक चीज नहीं आई,
चंबल बेसिन क्या है, चंबल नदी बेसिन का निर्माण कैसे करती है, डांग कैसे बनते हैं, बीहड़ कैसे बनते हैं, उन चीजों की तरफ लेकर चल रहा हूं, तो ध्यान देना थोड़ा सा। मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम रख रहा हूं और यह है आपके चंबल नदी का डायग्राम। चंबल नदी अब सब हमारे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, अरे आएगा, मैं कह रहा हूं ना। चंबल नदी अपने प्रवाह क्षेत्र के अंदर बहती हुई जाती है, लो साहब बहती हुई जा रही है इस तरीके से, यहां से निकल करके चंबल नदी इस तरीके से बह के जा रही है, जा रही है। लेकिन मान के चलो चंबल नदी के अंदर कभी बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आने का मतलब क्या समझ रहे हो, एक तरफ तो नदी का पानी इतना चल रहा है और बाढ़ आने पर नदी का पानी इतना चल रहा है, मतलब आस पड़ोस के पूरे क्षेत्र को बहा करके ले जाती है। तो यहां चंबल नदी में बाढ़ आ गई, अब बाढ़ जब शांत होगी तो पानी बाहर जो पानी गया है नदी से, वो पानी कहां पर आएगा, नदी के अंदर आएगा। भाई आपने देखा होगा आपके क्षेत्रों के अंदर नदी होंगी, तो नदी का पानी बरसात के टाइम में भरा जाता है और धीरे धीरे करके क्या जाता है, वो वापस नदी के अंदर आता है। जैसे ही ये वापस आता है पानी, पानी जैसे ही वापस यहां पर आता है इस तरीके से, इस तरीके से, तो वापस आएगा तो ये मिट्टी का अपरदन करेगा। बोलो क्या करेगा, मिट्टी का अपरदन करेगा। और जब मिट्टी का अपरदन ये पानी जब करेगा तो मिट्टी इसके अंदर नीचे लेकर आएगी। तो यहां उत्खात स्थलाकृतियां बनती है, मतलब कहने का यहां अवनाल का अपरदन होगा और अवनाल का अपरदन होगा तो उससे उत्खात स्थलाकृति बनेंगी और उत्खात स्थलाकृति बनेंगी तो बड़े बड़े रेत के टीले बन जाते हैं। ये वाले टीले हैं, आप लोगों को पता है, यहां बड़े बड़े रेत के टीले हैं। पेड़ पौधे यहां पर झाड़ियां जैसी स्थिति बन जाती है, सूखी बबूल है, झाड़ियां है, कीकर है, करील है, यहां पर उग जाती है। और उगने के बाद दोस्तों यहां जब पानी आता है तो इनके बीच में पानी भर जाता है। हम लोग ऊंचाई पर खड़े रहते हैं, इन पर खड़े रहते हैं, बोल देखो नीचे पानी जा रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता, खाइयां बन जाती हैं। गहरे कहने का मतलब यह है कि गहरी गहरी खाइयों का निर्माण यहां पर होता है। और इन सम्मिलित संपूर्ण जो क्षेत्र है, इस सम्मिलित क्षेत्र को ही अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है बीहड़। बोलो क्या नाम है इसका, बीहड़ नाम है। बीहड़ नाम आप लोगों को याद रखना है, ये चीज आप लोग समझ में आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, मतलब बीहड़ जो क्षेत्र है ना वो आप लोगों को मिलता है। और बीहड़ों को डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर ये बीहड़ विस्तृत हैं। अब जो लोग समाज की मुख्य धारा से पृथक हैं, मतलब जैसे किसी ने गैर कानूनी काम किया है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, चोरी कर ली, पुलिस उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने समाज की मुख्य धारा से अलग होकर के काम किया है। और जब समाज की मुख्य धारा से पृथक होकर के काम किया है तो ये लोग जाकर के कहां पर छुप जाते हैं, इनके अंदर ही जाकर के छुप जाते हैं। यहाँ तो राजस्थान के अंदर जो प्राचीन समय से जितने भी बागी हैं, जितने भी डाकू हैं, वो सब इसके अंदर मिलते हैं। और यहाँ पर बगावत करने वाले लोगों को डाकू नहीं कहते हैं, यहाँ पर उनको क्या कहते हैं भाई साहब, आप लोगों के बागी कहते हैं। वो कहते हैं ना, जितने भी बैठे मेरी गैला गाड़ी में संत महात्मा कौन, चंबल के डाकूस हैं। तो यहां बागी है वो, आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी, और पान सिंह तोमर मूवी के अंदर वो यही कहता है कि भाई जो समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा जब कोई इंसान प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, कूटा जाता है, जमीन छीन ली जाती है, फसल को काट दिया जाता है अथवा जला दिया जाता है, किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता उसको नहीं मिलती है, तो लास्ट में वो कंधे पर बंदूक रखता है, किसकी गैंग है वे, पान सिंह तोमर की गैंग है ना। तो इस तरीके से वो डाकू बन जाता है, मतलब बागी बन जाता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये आपके मतलब कहने का बीहड़िया, जिसको हम कहते हैं ना डांग क्षेत्र कहते हैं, तो डांग क्षेत्र आप लोगों को मिलेगा। आपको पता है ओएनजीसी के द्वारा डांग क्षेत्र के अंदर पेट्रोलियम की खोज की गई, और यहाँ पर ये रही आपकी चंबल नदी। अगर किसी भी पॉइंट के अंदर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स के अंदर माध्यम से मुझे बताइएगा कि सर ये समस्या है, और अगला सेशन आपको क्या चाहिए वो भी आपको बताना है। कमेंट में सबको एक सोच समझकर ही आप लोगों को कमेंट करना है कि अगला सेशन किसके बारे में आपको जानना है। मैं उसी चीज के बारे में आप लोगों को सेशन लेकर के आऊंगा। जिस चीज की वोटिंग ज्यादा होगी, जिस चीज की कमेंट ज्यादा कर रखे हैं बच्चों ने, मैं उस सेशन को आपके लिए सेम डे ही लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत 10-20 दिन लग जाएंगे। मतलब कहने का इस सेशन के बाद में अगला सेशन वही होगा जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे। क्लियर है क्या? तो आप लोगों को पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। मतलब कहने का कुल मिला के ये कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, बस यही चाहते हैं। किसी कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे समझ में ये नहीं आई है, बोलो फिर अपन उसको ही समझाने का काम करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल, चंबल नदी है, बिल्कुल सही बात है। चंबल परियोजना मैंने बता दी। तो मैंने उद्गम स्थल है मोहाना बता दिया, मोहाने से उद्गम की ओर, उद्गम से मोहाने की ओर बांधों का सही क्रम बता दिया। बाईं ओर की सहायक नदियां, दाईं ओर की सहायक नदियां, चंबल परियोजना जो है वो भी मैंने बता दिया है। कोई भी दुर्ग बना हुआ है वो भी मैंने बता दिया है। तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दी है। कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं आई होगी। चलिएगा, मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर। कैसा लगा सेशन, इसके बारे में प्यारा सा एक कमेंट करके आपको बताना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।